हेलो दोस्त, कैसे आप लोग। मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10वीं का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इम्पोर्टेंट है। इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, मौसा यानी कि HCF और सब चीज़ के बारे में अच्छा से हम बताएंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा 3 - √3 है। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। देखिए 3 एक परिमेय संख्या लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उससे जो बना संख्या होगा उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 3 - √3 को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √49 बट्टा √64, √81 बट्टा √91, √31 बट्टा √51, √49 बट्टा √101। तो परिमेय संख्या हमको खोजना। अगर हम इसको सॉल्व करें √49 अपॉन √64 तो इसका वैल्यू आता है 7/8, यानी कि 49 का वर्गमूल 7 आएगा और 64 का वर्गमूल 8 आएगा। इसलिए इसका वैल्यू 7/8 होगा, जो कि परिमेय संख्या है। यही परिमेय संख्या हमको ढूंढना था। √81 बट्टा √91 जो है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे √81 का तो इसका वर्गमूल 9 आएगा और √91 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा। फिक्स वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। अर्थात √91 क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या का गुना संबंध हो या भाग के जैसा संबंध हो तो उससे जो बना संख्या होगा उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये √81 बट्टा √91 जो होगा मेरा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। √31 बट्टा √51, √31 यह भी अपरिमेय संख्या है और √51 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? इस पूरे को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। √49 का वैल्यू 7 आएगा और √101 जो है इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा। अर्थात √101 क्या है? मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी वही बात है जैसा कि यहाँ हमने देखा, √49 बटा √101 को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ होगा ए नंबर, अर्थात इसका आंसर √49 बटा √64 यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या √36 बटा √64 का वैल्यू आएगा 6/8, अर्थात √36 का मान 6, √64 का मान 8। तो क्या हो जाएगा? 6/8। 6/8 क्या है? परिमेय संख्या है। √1 बट्टा √81 जो है, √1 का मान 1 और √81 का मान 9, 1/9। 1/9 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 बट्टा √5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान पॉइंट में आएगा। अर्थात √3 और √5 दोनों अपरिमेय संख्या है और बट्टा के रूप में है। तो इससे जो बना संख्या होगा अर्थात √3 बट्टा √5 यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इसके बाद डी नंबर में जो -9 बट्टा √49, -9 बट्टा √49 जो है, √49 का वैल्यू 7 आएगा, अर्थात -9/7 यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा? ए, बी और डी परिमेय संख्या है। सिर्फ सी जो है मेरा, सी एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? √9। √9 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू 3 आता है। √9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे
तो इसका वैल्यू 3 आएगा। रूट अंडर 20 है तो इसका वैल्यू 2√5 आएगा। अर्थात 20 को जब हम कैलकुलेशन करेंगे वर्गमूल में है तो 2 गुना 2 4 हुआ, गुना 5 करेंगे, 2 गुना 2 जो होगा उसमें से एक जोड़ा निकलेगा, जोड़ा में से एक वैल्यू निकलेगा, 2√5 होगा। तो 2√5 को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट अंडर 25 जो है इसका वैल्यू 5 आएगा। 5 क्या है मेरा? परिमेय संख्या। रूट अंडर 49 जो है इसका वैल्यू 7 आएगा। 7 क्या है मेरा? परिमेय संख्या है। सिर्फ b जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। 5 में 2√2 है, क्या है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। देखिए √2 क्या है? √2 है अपरिमेय संख्या और 2 क्या है? परिमेय संख्या। जब किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का संबंध गुणा के रूप में हो या भाग के रूप में हो तो उससे जो बना संख्या होगा वह संख्या होगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 के साथ √2 का संबंध गुणा के साथ है, अर्थात 2√2 है। तो 2√2 को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में पाई क्या है? देखिए पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7 को हम पाई कहते हैं। जब 22 में 7 से भाग देंगे तो 3.14 करके पॉइंट के बाद आते रहता है। ठीक है। तो यह जो वैल्यू आते रहता है तो इसका मतलब है पाई का जो मान होगा वह कहीं एंड नहीं होगा, तो इसीलिए हम पाई को क्या कहेंगे? एक अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ना कि परिमेय संख्या। पाई को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में π/2 क्या है? पाई जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का भाग या गुणा के जैसा संबंध हो, अर्थात अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच भाग या गुणा के जैसा संबंध हो तो उससे जो बना संख्या होगा वह भी अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ऊपर में अपरिमेय संख्या, अंश मेरा अपरिमेय संख्या है, बट्टा हर क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस पूरे को π/2 को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो 7 का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप या 1 से विभाजित हो, ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अपने आप या 1 से विभाजित हो, तो 8 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी विभाजित होता है। 8 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। 9 में क्या है कि 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है, तो 9 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। 11 देखते हैं, 11 1 से विभाजित होता है और 11 से विभाजित होता है। तो डिफिनेशन है इसका, परिभाषा अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का, कि वैसी संख्या जो अपने आप या 1 से विभाजित हो तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 जो है अपने आप अर्थात स्वयं 11 से विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 ही संख्या और अंक से विभाजित हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। 15 में 1 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 5 से भी, 15 से, इसीलिए 15 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो इसीलिए 8 का आंसर हो जाएगा सी 11। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, 1440 में 2 का अधिकतम घात। देखिए जब हम गुणनखंड करेंगे 1440 का तो 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो 720 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 360 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 45 आएगा, फिर 3 से देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 मेरा 5 बार आया है। 2 जो मेरा 5 बार आया तो अधिकतम घात बोल रहा है कि 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात हो जाएगा 5, अर्थात 9 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन परिमेय संख्या है? √3 क्या है? √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और 2√2 बट्टा √2 जो है, तो यहाँ हम क्या देखें कि 2√2 बट्टा √2 है, तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। 2 मेरा क्या है? परिमेय संख्या।
रूट दो कैंसिल कट जाएगा, तो 2 जो बचेगा 2 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यही 10 का आंसर हो जाएगा 2 मेरा परिमेय संख्या ढूंढना है। ठीक है, 4 प्लस √5 जो है, √5 क्या अपरिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या के साथ जब अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो उससे बना संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यह मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन √6 यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है √6 क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर बी, 2√2 बट्टा √2 परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 मेरा कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 मेरा क्या है परिमेय संख्या, इसीलिए 10 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √2 बट्टा √5 यह क्या है, यह भी है एक अपरिमेय संख्या। √3 बट्टा √7 यह भी है एक अपरिमेय संख्या। √75 बट्टा √48 यह कौन सी संख्या होगा। तो देखिए जब हम √75 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 गुना 5 फिर गुना 3, 75 रूट के अंदर में है 75, तो 5 गुना 5 गुना 3 आएगा। तो 5 गुना 5 एक जोड़ा है, उसमें से एक 5 निकल गया, √3 बचा, अर्थात 5√3। और नीचे में जो √48 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 4 फिर गुना 3, अर्थात 48 है, 4 चौक 16 3 48। तो जोड़ा 4 गुना 4 क्या है, जोड़ा है, जोड़ा में से एक निकलता वर्गमूल जब हम सॉल्व करते हैं तो 4√3 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 5√3, नीचे में हो जाएगा 4√3। तो ऊपर में 5√3, नीचे में है 4√3, तो √3 कैंसिल। तो इसका डी का जो ऑप्शन बचेगा वह हो जाएगा 5/4। 5/4 मेरा क्या हुआ, 5/4 हुआ परिमेय संख्या। तो इसीलिए 11 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। सम संख्या, यहाँ देखिए सम संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। मानकर चलिए कि 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है कि एक के बाद एक लेना है। मान चलिए अगर पहला सम संख्या 2 हम लेते हैं, दूसरा सम संख्या 4 हमको लेना होगा। पहला सम संख्या अगर हम 10 लेते हैं तो दूसरा सम संख्या हमको 12 लेना होगा। एकदम क्रमिक कह रहा लगातार। ठीक है, तो 2 सम संख्या हमको लेना है, उसके बाद उसका HCF निकालना। मानकर चलिए कि पहला सम संख्या 20 लिए, दूसरा सम संख्या 22 लिए। तो 20-22 का जब हम HCF निकालेंगे तो मेरा HCF 2 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 12 का आंसर 2 हो जाएगा। कैसे 2 आएगा, 20 से हम 22 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा, 22 के नीचे 20 आएगा, फिर घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से हम 20 में जब भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए 20-22 का HCF 2 आएगा। तो इसलिए 12 का आंसर बी हो जाएगा, जिसका वैल्यू 2 है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। जब किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का संबंध गुना या भाग के रूप में हो, जोड़ या घटा के रूप में हो, तो उससे जो बना संख्या होगा उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 बट्टा 3√2, √2 कैंसिल कट जाएगा, 2/3 जो बचा यह एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 13 का आंसर बी हो जाएगा। यह भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2√5 है, यह भी अपरिमेय संख्या होगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। कितना होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या अपने आप या एक से विभाजित हो तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर 11 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अगर 11 और 5 का तुलना करें अभाज्य संख्या में मौसो 2 या 2 से अधिक, अभी 2 ही हम लिए हैं, तो दोनों का जो कॉमन आ रहा है वह 1 आ रहा है। ठीक है, 5 को लिखेंगे 1 गुना 5 और 11 को लिखेंगे 1 गुना 11, तो एक ये कॉमन आ रहा है, तो दोनों का मौसो क्या होगा, 1 होगा। अगर इसमें और हम एक अभाज्य संख्या दे देते हैं, मान कर चलिए 17 को लिखेंगे हम 1 गुना 17 बराबर 17, तो 1 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होगा,
1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 14 का ए नंबर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मानकर चलिए एक परिमेय संख्या 1/2 ले लिए, दूसरा परिमेय संख्या 1/4 ले लिए, दोनों के बीच हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर सिर्फ हम 2 से डिवाइड कर दे, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें से फिर एक परिमेय संख्या ले लेंगे, दोनों के बीच फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से मेरा परिमेय संख्या निकलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर अनंत होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। √64/√36 यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि 64 का वैल्यू 8, 36 का वैल्यू 6 आएगा जब हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 8/6 यह एक परिमेय संख्या। √81 क्या है, यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि 81 का वैल्यू जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 क्या है, एक परिमेय संख्या। √2.5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2.5 का मतलब 25/10 हुआ। जब 25 और 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। √10 क्योंकि अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और 25 √25 का वैल्यू 5 आ जाएगा, इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। √49/√9 जो है इसको भी हम परिमेय संख्या ही कहेंगे, क्योंकि √49 का वैल्यू 7 आएगा, √9 का वैल्यू 3 आएगा, तो 7/3 को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। सिर्फ √2.5 जो है इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा, जिसका वैल्यू √2.5 है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए 2, 4, 6 का जब हम लॉसर निकाल लेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्त, तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा। ऐसे जब हम समझने का कोशिश करेंगे तो देखिए ऐसे समझेंगे कि यहाँ 2 घंटे है, यहाँ 4 घंटे है, यहाँ 6 घंटे है, तो 3 धावक हैं, तीनों धावक वृत्ताकार पथ में ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। जब ऐसे दौड़ रहा है तो मान के चलिए इस पॉइंट से यह दौड़ना प्रारंभ किया, तो दौड़ रहा है, तो एक धावक जो है 2 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 2 घंटा उसका टाइम हुआ तो यहाँ से यहाँ आ गया। एक धावक जो है 4 घंटा में एक चक्कर लगाता है, और तीसरा धावक जो है 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है। देखिए जब पहला धावक 2 घंटा दौड़ता है तो यहाँ रहता है, जो उसके पीछे है 4 घंटा वाला वह लगभग में यहाँ रहता है। ठीक है, और 6 घंटा वाला यह इधर ही रहता है। 6 घंटा जो जिसको लगता है एक चक्कर लगाने में, वह पीछे ही रहता है। तब तक में क्या होता है कि 2 घंटा वाला 2 चक्कर जब लगाता है तो 4 घंटा वाला भी यहाँ पहुँचता है, जहाँ से जिस बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है, दोनों मिलता है। लेकिन तीसरा धावक जो है 6 घंटे वाला वह पीछे ही रहता है। तब तक में 2 घंटे वाला 2 चक्कर लगा लेता है। फिर 2 घंटा में जो धावक एक चक्कर लगाता है, फिर यह आगे निकल जाता है 4 घंटा वाला से आगे, दूसरा धावक से आगे। फिर तब तक में जब 6 घंटा वाला एक चक्कर लगाता है, तब तक में फिर 2 घंटे वाला आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 घंटे वाला फिर 6 घंटा वाला, यानी कि प्रथम धावक और तीसरा धावक दोनों यहाँ मिलता है, और दूसरा जो धावक है वो आगे बीच में चला जाता है, वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तब तक में 2 घंटा वाला फिर आगे निकल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब 2 घंटे वाला दौड़ते दौड़ते 12 घंटा हो जाता है तो 6 राउंड लगा देता है। तब तक में 4 घंटा वाला 3 राउंड लगा देता है, इसका भी 12 घंटा पूरा। 6 घंटा में जो एक चक्कर लगाता है, यह भी 12 घंटा में 2 चक्कर पूरा। 2 घंटा वाला 6 चक्कर, 4 घंटा वाला 3 चक्कर, 6 घंटा वाला जो है 2 चक्कर लगाता है, अर्थात 12 घंटा में जब इसका भी 12 घंटा, इसका भी 12 घंटा, इसका भी 12 घंटा होगा, तीनों उसी पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब एक चक्कर लगाने में तीनों धावकों को 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा क्रमशः लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में, मतलब दोबारा मिलने में लगा समय होगा 12 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में इस क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग लेमा a बराबर बी क्यू जोड़ r में q बराबर 0 होगा। देखिए a क्या है, मेरा भाज्य है, b क्या है,
भाजक है, क्यू क्या है, भागफल, आर क्या शेष है। ए बराबर बी क्यू जो आर जो है, तो जब मेरा भागफल 0 हो जाएगा, देखिए 0 से ये क्लियर हो रहा है कि बी से जब हम भाग देंगे ए में, ठीक है, तो जब भागफल 0 हो रहा है तो इसका मतलब ए का मान बी से छोटा है। अगर ए का मान बी से बड़ा होता तो यह 0 नहीं होता, अर्थात भागफल 0 नहीं होता, कम से कम 1 होता, ठीक है। ए बी से बड़ा है इसलिए हम 0 दिए हैं। तो ए जब बी से नहीं, ए जब बी से बड़ा रहता तो क्यू का मान 1 या 1 से अधिक होता है, भागफल 1 या 1 से अधिक होता है। इसका मतलब है कि ए बी से छोटा है, इसीलिए हम क्यू का मान 0 दिए हैं। क्यू का मान जो हम 0 दिए हैं तो इसका मतलब हुआ है कि ए बी से छोटा है। तो ए बी से छोटा देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ए में क्या है कि ए बी से छोटा है, और कोई दूसरा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए 18 का आंसर ए होगा। अगर हम बी ए की तुलना करें, अगर बी ए बराबर हो जाएगा तो कम से कम एक बार भाग लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा, क्यू बराबर 1। अगर बी ए से बड़ा होगा, जब बी ए से बड़ा हुआ तब क्यू का मान 0 आएगा। जब बी ए से छोटा होगा, देखिए बी जब ए से छोटा होगा तो क्यू का मान क्या होगा, बी जब ए से छोटा होगा तो क्यू का मान अर्थात भागफल मेरा 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जब बी ए बड़ा होगा तो क्यू का मान 1 होगा। जब आर का मान 0 होगा तो इसका मतलब है कि बी ए से छोटा होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्यू 0 हो, जब क्यू 0 हो तब क्या होगा, ए बी से छोटा होगा, तब ना हम क्यू का मान 0 देंगे, भागफल 0 देंगे। अगर बड़ा रहेगा ए का मान तो बी से जब हम ए में भाग देंगे तो कम से कम एक बार भाग लगेगा, यानी कि भागफल 1 या 2 या 3 कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बी ए से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात भाजक ए से बड़ा होगा, इसीलिए भागफल 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू जो आर में आर बराबर 0 होगा जब बी ए को विभाजित करेगा। देखिए बी जब ए को विभाजित करेगा, जब पूरा भाग लग जाएगा बी से ए में, तो आर का मान अर्थात शेष क्या होगा, 0 होगा। तो शेष तो हमको 0 ही दिखाना है। 0 कब होगा, जब बी से ए में पूरा भाग लग जाएगा, अर्थात बी ए को विभाजित जब करेगा तब शेषफल का मान 0 होगा। इसीलिए इसका आंसर ए नंबर होगा, बी ए को विभाजित जब करे तब आर का मान 0 हो जाएगा, तब इस कंडीशन को यह सेटिस्फाई करेगा। ए बी को विभाजित करे, देखिए ए से बी में तो भाग लगेगा ही नहीं। क्यू जब 0 हो, जब क्यू 0 होगा तो फिर वही कंडीशन इससे पहले का जो क्वेश्चन देखे हैं, क्या होगा कि ए बी से छोटा हो जाएगा, बी बराबर 0। जब बी ए 0 हो जाएगा तो भाग कैसे लगेगा, इसीलिए 19 का आंसर ए होगा, बी ए को विभाजित जब करेगा तब आर का मान 0, अर्थात शेषफल मेरा 0 होगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर तो मौसौ ए बी बराबर मौसौ क्या होगा, यहाँ देना है और यहाँ देना, बीच में कॉमा है, ठीक है। क्या होगा, देखिए अगर ए बी के जगह में हम 2 संख्या ले लेते हैं, मानकर चलिए कि एक संख्या 4 और दूसरी संख्या 14, बी के जगह में ले लिए हैं 4 और ए के जगह में 14। जब हम 14 में 4 से भाग देते हैं तो 3 बार भाग लगता है, 12 आता है। फिर 14 में से 12 जब घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से फिर 4 में भाग देंगे तो वैल्यू अर्थात मौसौ 2 आएगा। तो 4 और 14 का मौसौ मेरा 2 आया। 4 यहाँ देखिए, यहाँ हम 14 रखेंगे, यहाँ हम 4 रखेंगे तो यहाँ 3 होगा, 4 तिया 12, यहाँ 2 होगा, लेकिन मौसौ मेरा 2 आया है। तो Q का मान 3, R का मान 2, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ Q का मान 3, R का मान 2 हुआ तो ए बी का मौसौ 2 आया। तो यहाँ क्या रखें कि मौसौ 2 आएगा, अगर ए रखें 14 फिर बी रखेंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन सेम ना हो जाएगा, लेकिन इसी दोनों से डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ हम एक ए रखें 14 और यहाँ रख दे आर के जगह में 2, तो यह भी ऑप्शन हो सकता है ए आर रखने पर मौसौ मेरा 2 आएगा। ए के जगह में 14, यहाँ रख दे ए, यहाँ रख दे हम आर, तो ए आर का मौसौ मेरा कितना होगा, 2 होगा। तो मौसौ ए बी और मौसौ ए आर का क्या होगा, सेम होगा, अर्थात बराबर होगा। लेकिन ए आर तो ऑप्शन में है नहीं,
ए आर की जगह अगर हम यहाँ बी आर रख दें, बी का मान कितना है, बी का मान है मेरा 4 और आर का मान मेरा कितना निकला, आर का मान निकला है 2, ठीक है 2। अगर यहाँ बी आर रख दें, देखिए बी आर रखने पर मेरा मौसो बी आर का अर्थात बी का मान है 4 और आर का मान है 2, 4 2 का मौसो मेरा 2 आएगा। तो मौसो ए बी बराबर मौसो बी आर हो जाएगा। तो अर्थात इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में मौसो ए बी बराबर मौसो बी आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन में बी आर है, ए आर नहीं है। अगर ए आर रहता ऑप्शन में, जैसे यहाँ ए क्यू है, अगर ए क्यू की जगह में आर रहता तो ए आर भी होता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्यू आर तो होगा ही नहीं और बी क्यू भी होगा नहीं, सिर्फ यहाँ ए आर या बी आर होगा, ठीक है। इसीलिए 20 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 20 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। ये जो मेरा 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल के जैसा है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा या सेम पूछ सकता है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि आगे का नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी नोटिस इस टाइप का मटेरियल आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।